प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडिया पढ़ाते समय हम इतिहास के उस दौर में पहुंच चुके हैं जब महात्मा गांधी जैसे एक जुझारू व्यक्तित्व का कांग्रेस में पदार्पण होता है और इसी नाते इस चैप्टर को दे दिया गया महात्मा गांधी और स्वतंत्रता संघर्ष। ध्यान रहे, महात्मा गांधी पहले महात्मा नहीं थे या उनको पहले महात्मा नहीं कहा गया था, बल्कि महात्मा गांधी का मूल नाम मोहनदास करमचंद गांधी होता था। ये मुझे लगता है कि ये सब तो आप लोग खूब कायदे से जानते होंगे। मूल नाम इनका होता था मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी गुजरात के क्षेत्रों में गंधिकों के व्यापार करने वाले, हींग जिसे कहा जाता है, दाल वाल का छौका जो तड़का मार दिया जाता है, बड़ी अच्छी महक वाला एक मसाला होता है, उसको देहाती क्षेत्रों में हींग या गांधी कहा जाता है। गुजरात के क्षेत्रों में वो गांधी कहलाता है। गंधिक, गंधिक मतलब सुगंध देने वाला। इसके जो लोग भी व्यापार करते थे, चाहे वो हिंदू हों या ईसाई हों, मुस्लिम हो, पारसी हों, वो अपने नाम के आगे गांधी लगा देते थे। जैसे ये मोहनदास करमचंद गांधी, ये लोग गंधिकों के व्यापारी थे। फिरोज गांधी जो इंदिरा जी के पतिदेव हुआ करते थे, पारसी थे, वो लोग भी पुराने समय में गंधिक व्यापारी थे, तो वो लोग भी गांधी लगा देते थे। ये व्यापारी वर्ग थे। और मोहनदास करमचंद गांधी, ये इसी नाते इनके नाम के आगे गांधी लगता है। मूलतः गुजरात के रहने वाले थे। इनका जन्म काठियावाड़, गुजरात, ये काठियावाड़ एक जिला है गुजरात के पोरबंदर एक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और समय है 2 अक्टूबर 1869। इनके पिता होते थे करमचंद गांधी। इनके बाबा होते थे काबा गांधी। ऐसे तो इस तरह से पिता करमचंद गांधी गुजरात में जूनागढ़ रियासत के दीवान हुआ करते थे। यानी ये एक गंधिकों का व्यापारी परिवार जो होता था, एक रियासतदार थे लोग। इस तरह से इस रईस परिवार में पलने वाले महात्मा गांधी जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। तो ध्यान रहे, कानून की शिक्षा इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की। यहाँ से इन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त किया और कानून की शिक्षा प्राप्त करके जब ये वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद इन्हें दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी ने अपने यहाँ अपने कंपनी का मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया। कानून की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त किया, ये भी लिख सकते हैं बैरिस्टर बने। बैरिस्टर बने, अंतर होता है थोड़ा सा इसमें। ये जो वकील यानी एडवोकेट और बैरिस्टर, इसमें सामान्य अंतर है। कानून की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अगर कोई अपना रजिस्ट्रेशन प्रांत स्तर पर कराता है तो वो न्यायालयों में एकदम से निचले न्यायालय यानी आप कह सकते हैं कलेक्ट्रेट से लेकर हाई कोर्ट तक वकालत कर सकता है। इसी तरह अगर वो राष्ट्र स्तर पर यानी दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो पूरे देश में वकालत कर सकता है। लेकिन अगर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या कहे किसी खास देश में अगर अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो वह बैरिस्टर होता है, अर्थात वह विश्व के किसी देश में वकालत कर सकता है। जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विदेश के देश में भी अपने रजिस्ट्रेशन वकालत करने के लिए करवा लेता है तो
तो गांधी जी के पास जो रजिस्ट्रेशन वो विदेश का रजिस्ट्रेशन था, दक्षिण अफ्रीका का भी रजिस्ट्रेशन था, इसीलिए विदेश में ये वकालत कर सकते थे, इसीलिए बैरिस्टर कह रहा है। तो बैरिस्टर और एडवोकेट में यही अंतर है। कानून की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की और भारत लौटने के बाद फिर इन्हें वकालत का जो पहला अवसर मिला, वकालत का पहला अवसर इन्हें दक्षिण अफ्रीका में मिला, जब दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी, बड़ा ही धनी व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला एंड सन्स, ये दादा अब्दुल्ला एंड सन्स ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया। गांधी जी का संघर्ष यहाँ से शुरू होता है। इनके बुलाए पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद ये किंतु दक्षिण अफ्रीका के मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर अपमानित हुए। मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर अपमानित हुए। अपमान क्या हुआ? महात्मा गांधी के पास प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में सवार नहीं होने दिया गया। उनके सामान समेत उनको उठाकर बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि वो भारतीय थे और भारत पर अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेज भारत को अपना गुलाम मानकर चलते थे। विश्व के अधिकांश देशों पर उनका आधिपत्य था। इवन आज का बड़ा शक्तिशाली देश अमेरिका भी उनका गुलाम था। वे लोग स्वतंत्रता संग्राम लड़ करके 1776 में आज़ाद हुए। उसी तरह से विश्व के तमाम देश अमेरिका के गुलाम, इंग्लैंड के गुलाम होते थे। भारत भी उन्हीं गुलामों में से एक था। बड़ी महत्वपूर्ण कॉलोनी या उपनिवेश था। तो एक भारतीय होने के नाते मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर इनका सामान उठाकर फेंक दिया गया और फेंक देने के बाद उनको भी डब्बे से धक्का दे दिया गया। यहाँ गांधी जी अपमानित हुए और इस अपमान के बदले उन्होंने अब रंग भेद नीति के खिलाफ पहली बार अनशन का बीड़ा उठाया, संघर्ष करना शुरू किया। तो यहाँ आ सकता है जब अपमानित हुए तो अपमानित होने के बाद अगला कारण क्या हुआ? जीवन का पहला अनशन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। ये अनशन रंग भेद नीति के खिलाफ था। रंग भेद नीति, काला गोरा रंग भेद, रंग भेद नीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने एक अनशन किया दक्षिण अफ्रीका में। इसके लिए महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में बाकायदा 2 आश्रम की स्थापना की। यानी आप कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के 2 आश्रम बने। पहला था टॉलस्टॉय फार्म और एक था फीनिक्स फार्म। टॉलस्टॉय फार्म और फीनिक्स फार्म, ये 2 इनके आश्रम थे। एक जर्मन विद्वान महात्मा गांधी के बड़े सहयोगी थे, ध्यान रहे। एक जर्मन कॉलन बॉक, ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े सहयोगी थे।
गांधी जी के बड़े सहयोगी थे। ये बहुत बड़े सहयोगी हुआ करते थे। मिस्टर कॉलनबॉक एक जर्मन थे। यहाँ पर महात्मा गांधी ने एक अखबार भी निकाला था, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो ध्यान रहे, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अखबार इंडियन ओपिनियन, इसी के माध्यम से गांधी जी अपना प्रचार प्रसार करते थे। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी जी का अखबार था, समाचार पत्र था। ध्यान रहे, दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई के दौरान 1909 में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी। गांधी जी द्वारा लिखित पुस्तक, यानी गांधी जी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक थी। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी का एक अखबार होता था। गांधी जी ने अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद रंग भेद नीति के खिलाफ अपनी जंग जीती, अर्थात उसमें वे कामयाब रहे। गांधी जी के रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष में कहीं न कहीं भारत सरकार और भारत के राजनेताओं ने भी साथ दिया। इतना ही जान लें कि इस समय लॉर्ड मिंटो, भारत से गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोगों ने रंग भेद नीति के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए गांधी जी के अभियान को कहीं न कहीं अपना मानसिक समर्थन दिया था। 21 वर्ष का समय रहा महात्मा गांधी के लिए और 1915 तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे और इसके बाद महात्मा गांधी फिर 1915 में फाइनली भारत वापस आ गए। ये जान लें कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि 21 वर्ष तक रंग भेद नीति के विरुद्ध संघर्ष एवं उसमें सफलता, यानी गांधी जी उसमें सफल रहे, यानी उसमें सफल रहे महात्मा जी। तो सफलता के बाद गांधी जी भारत वापस लौटे। ये गांधी जी भारत वापस कब लौटे, ये तिथि कभी कभी इंपॉर्टेंट रूप से पूछी जाती है। 9 जनवरी 1915 में पूरी तरह गांधी जी भारत आ गए। ये गांधी जी के भारत आने का वो है। इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। आप इसे लिख भी सकते हैं कि इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। आपको एक क्वेश्चन ये भी मिल गया कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को जो गांधी जी आए थे, उसी उपलक्ष्य में सरकार प्रवासी भारतीय दिवस मनाती है। सिखाइए, पूरी तरह से ठीक लिखा गया। अंश का ये ठीक लिखा गया। बच्चों, हमारे यहाँ कुछ थोड़े शिष्य हो गए हैं जो अपने ही संतान हैं, तो हम उनके पिता और गुरु दोनों हो गए और आप लोगों के भी हम मानसिक पिता भी हैं। ये रहा आपके सामने आपके लिए जानकारी। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। गांधी जी ने अपने जीवन का अनशन जो पहली बार किया था विदेशी धरती पर किया, लेकिन अब हम देखते हैं कि भारत भूमि पर गांधी जी, यानी गांधी जी जब 1915 में पूरी तरह से भारत आ गए, तो महात्मा गांधी जी के अब भारत भूमि पर क्या
एक्टिविटीज थी। इसके लिए हम अब यहाँ हेडिंग लिख देते हैं, भारत भूमि पर गांधी जी। हम लोग देख लेते हैं भारत भूमि पर गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जब भारत भूमि पर 9 जनवरी 1915 को वापस आ गए तो क्या गतिविधियां होती हैं। ध्यान रहे, गांधी जी जब भारत भूमि पर आ गए वापस तो उन्होंने सबसे पहले भारत की राजनीति को समझना शुरू किया। उससे भी पहले महात्मा गांधी ने 1915 में साबरमती नदी के किनारे अपना एक आश्रम बनाया। बैठ जाओ बेटा इधर। छात्रों की संख्या बढ़ रही है तो बड़ी अच्छी बात है, और ये बड़ा ही तेजस्वी छात्र है और ऐसे ही होना चाहिए। ये दोनों छात्र इतने अच्छे दिमाग के नहीं, लेकिन ये दोनों लेबोरियस बहुत हैं और ऐसे ही होना चाहिए। तो ये जो भारत भूमि पे गांधी जी, अब जैसे मैं आज बता दे रहा हूँ तो वो लड़का उसको सालों याद रखेगा। ये बेचारे लेबर करके उसको काफ़ी मेहनत करके तब याद कर पाते। तो इस तरह से ये देखिए, अभी जो मैं बता रहा था भारत भूमि पर गांधी जी, तो भारत भूमि पर गांधी जी की जो एक्टिविटीज होती है इसमें हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इससे पूर्व 1901 में महात्मा गांधी एक बार भारत आ चुके थे और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग भी ले चुके थे। वहाँ किसी ने गांधी जी से ये कह दिया था कि मिस्टर गांधी थोड़ा मेरा जूता बांध दीजिए। उन्होंने कहा जी हाँ क्यों नहीं, जूता बांध दिया। लेकिन जूता बांध देने के बाद उन्होंने कहा महाशय क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसी तरह लड़ा जाएगा। उसी समय से गांधी जी ने ये देख लिया कि संभ्रांत तबका जो कांग्रेस अधिवेशनों में भाग लेने आता तो उसके पास दर्जनों से ज़्यादा नौकर होते हैं, बड़े बड़े इक्के बग्घी तांगे गाड़ियाँ लेकर के वो आता है, लग्जरियस तरीके से वो आता है, वो शायद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए त्याग की परंपरा को कायम करना होगा। इसलिए जो अभी हमने आपको कहानी बताई इसमें यहाँ लिखना उचित है कि 1915 से पूर्व 1901 में गांधी जी भारत आ चुके थे। और कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित भी थे। यद्यपि ये आए तो थे, उपस्थित भी थे, लेकिन ये कोई आधिकारिक यानी एक सदस्यता के रूप में जो गांधी जी को उसमें उपस्थित नहीं माना जाता इसको। यद्यपि गांधी जी वहाँ थे लेकिन एक कांग्रेस सदस्य के रूप में, एक अभियान के रूप में, एक स्वतंत्रता संघर्ष के सिपाही के रूप में इन्होंने यहाँ भाग नहीं लिया था। ध्यान रहे, गांधी जी भारत आने के बाद सबसे पहले जब भाग लेते हैं वह 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लखनऊ अधिवेशन में शामिल होने से पहले गांधी जी ने आखिर क्या किया। ध्यान रहे, भारत पहुंचकर गांधी जी ने के बाद गांधी जी ने साबरमती नदी के तट पर अपना एक आश्रम बनाया। क्योंकि इनको आश्रम ही बनाना था। अभी बताया क्यों। कलकत्ता अधिवेशन को देखकर उन्होंने जान लिया था कि त्याग की परंपरा डालनी होगी, तब स्वतंत्रता संघर्ष लड़ा जा सकता है। इसलिए वो अपने महल नहीं गए, रियासतदार परिवार के थे, जमींदार थे, पिता जूनागढ़ रियासत के दीवान हुआ करते थे, तो परिवार तो रईस था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, रईसियत से भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नहीं लड़ा जा सकता। इसलिए उन्होंने 1915 में एक आश्रम बनाया। तो हम लिख भी देते हैं 1915। इसमें गुजरात के धनी तबके के लोगों ने बड़ी मदद की थी। अभी वो आएगा भी, अंबालाल साराभाई, अनसुईयाबेन पटेल, मणिलाल गांधी जैसे तमाम लोगों ने उसमें बड़ी बड़ी मदद की थी। उद्योगपतियों ने गांधी जी का साथ दिया था। दूसरा जो गांधी जी ने किया, भारत के बड़े बड़े राजनेताओं से मिले। बड़े बड़े राजनेताओं से मिलने के बाद उन्होंने देखा फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। उसमें उन्होंने पाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एक महान हिमालय की तरह गंभीर विशाल व्यक्तित्व है। और इसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले को उन्होंने देखा, वे एक नर्म
स्वभाव के व्यक्ति, उदार चरित्र थे। गांधी जी ने लिखा है अपनी डायरी में कि मैंने लोकमान्य तिलक को हिमालय की तरह महान पाया, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले को समुद्र की तरह गंभीर पाया, जिसमें कोई भी व्यक्तित्व, कोई भी कृतित्व समा सकता है। इसीलिए तिलक को तो नहीं, गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु बनाया। यद्यपि गोपाल कृष्ण गोखले की एक्टिविटीज को उन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की उदारता और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आक्रामकता, दोनों के बीच मध्यम मार्ग को चुना। इसीलिए गांधी जी कभी बिल्कुल प्रार्थना पत्र देना, निरीह तरीके से बातचीत करना, इस पर नहीं रहते थे, और न ही लोकमान्य तिलक की तरह आक्रामक होते थे। दोनों बातें नहीं, दोनों के बीच का रास्ता उन्होंने अपनाया था। जरूरत पड़ने पर संघर्ष भी और हिंसक न होने पाए यह भी, ये दोनों कार्य करते थे। तो आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे कि भारत में गांधी जी ने गोखले को, यानी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु, गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ये ध्यान रहे। अब उनके स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने से पहले हम थोड़ा उनके कुछ कृतित्व भी बता दें। गांधी जी का भारत में अखबार क्या होता था, यंग इंडिया, ये गांधी जी का अखबार होता था। हिंद स्वराज वो पहले ही लिख चुके थे, हमने उसमें बताया हिंद स्वराज। ध्यान दीजिएगा, उनकी आत्मकथा, गांधी जी की आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की आत्मकथा थी। इसमें गांधी जी ने अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ाव, अपनी कथनी करनी इत्यादि को माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में उन्होंने, गांधी जी ने लिखा है। तो राजनीतिक गुरु बनाया गोखले को। एक निकालते थे जो अखबार, वो था यंग इंडिया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी जी की जो है आत्मकथा होती थी। ध्यान रहे, गांधी जी के जीवन पर दो चीज़ें बहुत प्रभाव डालती थी। दो चीज़ें, गांधी जी अक्सर एक लेखक से बड़ा प्रभावित होते थे और उनके कृतित्व को अक्सर फॉलो करते थे। सत्य के लिए संघर्ष करना, सत्य के लिए संघर्ष करना, यानी सिविल डिसओबीडियंट, असहयोग कर देना, या सविनय अवज्ञा, आंदोलन छेड़ देना, ये दो चीज़ें गांधी जी को बहुत ज़्यादा ललचाती थी। तो इसी नाते उन्होंने तमाम विदेशी लोगों को, विदेशी लेखकों को पढ़ा था, उनके चीज़ों को भी बहुत फॉलो करते थे महात्मा गांधी। और यहाँ हम बताना चाहेंगे कि गांधी जी की उपाधियाँ क्या क्या थी। भारत में आने के बाद गांधी जी ने कुछ उपाधियाँ प्राप्त की थी, वो आगे आपको बताई भी जाएंगी, लेकिन यही हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। उपाधियाँ, गांधी जी की उपाधियाँ थी, जैसे एक महात्मा, ये गांधी की उपाधि। महात्मा किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। थैंक यू, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। कब कहा था ये अभी आप लोग नहीं बता पाएंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले बताएंगे, थोड़ी देर बाद अभी इसको बताते हैं। चंपारण सत्याग्रह जब होगा तो महात्मा गांधी उसी के सफलता पर इनको रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा जी कहते हैं। महात्मा जी, आपका ये जो त्याग और बलिदान है भारत के लिए सराहनीय रहेगा, अभी वो आगे आएगा। ये गांधी जी की उपाधि थी। एक और उपाधि थी, भर्ती करने वाला सर्जेंट। क्योंकि गांधी जी जिस समय भारत आए उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। कब से कब तक चली? तो 1914 से 1918। तो 1914 से 1918 में गांधी जी ने अंग्रेजों को इस लालच में इतनी मदद की कि अगर हम इनकी इतनी मदद करेंगे, तो अंग्रेजों ने कहा भी था उसमें कि अगर भारतीय हमारी मदद करते हैं तो विश्व युद्ध जीत जाने के बाद हम अवश्य ही भारत की आज़ादी के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, स्वयं महात्मा गांधी, इन लोगों ने बड़ी मदद की। इसमें गांधी जी मदद में सबसे आगे निकल गए और घूम घूम कर गाँव-गाँव भारत की जनता से, भारत के युवकों से अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का आग्रह करते थे। इसीलिए गांधी जी जब दूसरे गांव में, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, लोग कहते थे भर्ती करने वाले सर्जेंट आ गए। सेना में भर्ती कौन करता है? सर्जेंट।
इसीलिए गांधी जी को कहे ये सेना का भर्ती करने वाला सर्जेंट है, यानी हम लोग को सेना भर्ती करेंगे। और माता पिता जो अपने बच्चों को छुपा लेते थे या गांव के गांव युवकों को भगा देते थे ताकि सेना भर्ती ना हो पाए, क्योंकि उस समय लोग चाहते थे कि क्योंकि सेना में भर्तियों को लोग बहुत मारे जाते थे, लड़ाइयाँ बहुत होती थी, खासकर विश्व युद्ध हो रहा था तो अपने बालकों को लोग जाने नहीं देना चाहते थे। जो जाता तो उसे बड़ा बहादुर गिना जाता था। ये कहानियाँ तो हम लोग के पिताजी बताते थे। तो ऐसे में भर्ती करने वाला सर्जन भी ये कहे गए थे। ध्यान रहे, इनकी एक उपाधि थी बापू। ये बापू जो इनको कहा गया था, ये नेहरू ने कहा, नेहरू ने इनको बापू कहा था। ध्यान रहे, एक उपाधि इनकी और है, नेकेत फकीर या अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर या नेकेट फकीर, ये आगे सारी चीज़ें आपको आएंगी, लेकिन यहाँ मैं एक ही बार भी इसको बता दे रहा हूँ। ये जो नेकेट फकीर, ये चर्चिल ने कहा था। चर्चिल और फ्रैंको मोरस, ये एक नागरिक था इंग्लैंड का। जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने इंग्लैंड पहुँचे तो केवल धोती पहने थे, एक डंडा लिए थे और वही धोती शरीर पर डाले थे, जबकि ठंडक वहाँ बहुत थी। धोती पहनकर गांधी जी और खड़ाऊँ यानी वुडन सैंडल पहनकर गए थे। आपकी तरह से लग्जरी जूते रेड चीफ और फलाना ढमकाना पहन के नहीं गए थे, वुडन सैंडल पहन कर गए थे, धोती पहन के गए थे। इसीलिए इनको फ्रैंको मोरस ने कहा कि एक दिव्य पुरुष, धोती पहने, धोती धारण किए, लाठी एक लिए, एक छोटा सा झोला लिए, बकिंघम सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ता कोई देवदूत की तरह लग रहा है। ये उसने कहा था महात्मा गांधी के बारे में। ये है आत्मा की मजबूती। महात्मा गांधी आत्मिक रूप से मजबूत थे, इसीलिए उस कपड़े का भी सम्मान हो गया जो महात्मा जी पहन कर गए थे। ये है अर्धनग्न फकीर। एक और उपाधि अब यही लिख देते हैं, वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। ये तब हुआ जब कलकत्ता में भयंकर कत्लेआम हुआ। मुसलमान उन्मादियों ने भयंकर कत्लेआम किए, जिसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं ने बिहार में लिया। ये सब जो लड़ाई झगड़ा अंग्रेज करवाते थे दोनों समुदायों के बीच अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, वहाँ आखिरकार जब वो उन्माद नहीं रुक रहा था तो गांधी जी बीच में पहुँच खड़े हो गए और पूरे के पूरे सारे लोग दोनों तरफ शांत हो गए। माउंटबेटन ने कहा जो कार्य हमारी बड़ी सी सेना नहीं कर पाई वो काम एक महात्मा गांधी ने कर दिखाया। दैट्स वन मैन बाउंड्री फोर्स। वो एक आदमी बाउंड्री फोर्स है। ये इनकी उपाधियां हैं, ध्यान रहे। अब मन तो करता है कि ये भी लिख दूं कि गांधी जी का पहला अनशन, पहला आमरण अनशन गांधी जी का, ये सब भी तो भारत में हुआ था। हालांकि बाद में ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन भारत में गांधी जी का पहला अनशन, पहला अनशन ये हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में। मिल मजदूर आंदोलन, ये सारी चीज़ें अभी आएंगी के समर्थन में गांधी जी ने भारत में पहला अनशन किया था। ठीक, ध्यान रहे। पहला आमरण अनशन, ये जो हुआ था पहला आमरण अनशन गांधी जी ने किया था सांप्रदायिक घोषणा, घोषणा के विरोध में ये किया था। अर्थात जब रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में सांप्रदायिक घोषणा किया कि दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, बिल्कुल सांप्रदायिक निर्वाचन जो मुसलमानों को दिया उसी तरह से, तो गांधी जी ने अनशन किया और कहा कि ये अनशन तब तक चलेगा जब तक मैं मर न जाऊँ, या तो इसको वापस लीजिए अन्यथा मैं जान दे दूँगा। इसी में फिर गांधी जी से और अम्बेडकर से पूना पैक्ट हुआ। ये वही है, गांधी जी ने पहला आमरण अनशन किया था। ध्यान रहे। अब हम एक तीसरा भी देख लेते हैं, गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह।
इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर बाद जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसको बताएंगे। चंपारण सत्याग्रह 1917 और पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह ये हुआ था राउलेट एक्ट के विरोध में। गांधी जी ने अपना पहला राष्ट्रीय सत्याग्रह राउलेट एक्ट के विरोध में किया था। भारत भूमि पे पहला सत्याग्रह उन्होंने चंपारण में किया था। भारत भूमि पे पहला अनशन, पहला जो गांधी जी ने अनशन किया था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के समर्थन में किया था 1917 में। पहला आमरण अनशन 1932 में किया, रैमजे मैकडोनाल्ड के कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा के विरोध में किया था। उनका गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। ये सारी चीज़ें आ गई आपके सामने, ठीक। और इसी तरह से इनके जो आत्मकथा है, इनके जो ये अखबार हैं भारत भूमि पे, जो इनके पहले गुरु हुए, जो इनकी उपाधियां हैं, गांधी जी के बारे में सारा कुछ आपको बता दिया गया। अब मैं समझता हूँ जो हमें आगे पढ़ाना चाहिए वो होगा गांधी जी का संघर्ष, यानी सारी चीज़ें तो आपने जान लिया। अब गांधी जी का जो संघर्ष शुरू होता है, संघर्ष में जो नींव पड़ती है वो चंपारण नील सत्याग्रह से शुरू होती है। फिर चंपारण नील सत्याग्रह, उसके बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में, उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये 3 आंदोलन जब सफल हुए तो गांधी जी राष्ट्र स्तर के नेता बन गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो चुकी थी और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अब बीमार रहने लगे थे और गांधी जी पर्याप्त रूप से इस समय प्रसिद्ध हो चुके थे। कांग्रेस का नेतृत्व उनकी झोली में आपसे आप आ गिरा और 1919 आते आते महात्मा गांधी राष्ट्र स्तर के नेता और कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर हो गए। तो इसे अब हम लोग गांधी जी के अगले नेक्स्ट जब आंदोलन चंपारण आंदोलन से उनकी शुरुआत होगी, यानी 1916 में जब गांधी जी आए लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने और जब उनसे राजकुमार शुक्ल जो चंपारण किसानों के नेता थे जब उनसे मिलते हैं, यहाँ से गांधी जी के भारत में संघर्ष की शुरुआत होती है। और नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे ही बताएंगे। आज बस इतना ही, तब तक आप इतना याद करें, अगर कुछ इसमें गड़बड़ी होती है तो हमें अवश्य सुझाएं और मन कहे मतलब अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक कर दीजिए। थैंक यू।